Hello everyone, welcome to my channel. Good day to all. My name is शामिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 की हिंदी ग्रामर की बुक। आप देख सकते हैं इसमें से आज हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। अब हम इसके कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स आपको कैसे मिलेंगे, कितने चैप्टर्स हैं इसमें। तो विषय सूची कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका भाषा का है, देन वर्ण विचार, संधि, वर्तनी विचार। इस तरीके से आपके यहाँ पर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आप प्रत्यय, संज्ञा भी पढ़ने वाले हैं, समास, प्रत्यय और समास भी आप सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। और क्रिया में अब तक हम सिंपल क्रिया पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब क्रिया में काल, वाच्य, क्रिया विशेषण सब कुछ हम पढ़ेंगे। अव्यय भी सब पढ़ेंगे, पद परिचय पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्लास 8 की हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। रचना में आता है। रचना मीन्स जब आप प्रॉपरली कोई पैराग्राफ राइटिंग वगैरह करते हैं तो वो उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 चैप्टर्स हैं हिंदी ग्रामर में, जो आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, जो हम भाषा बोलते हैं उसमें वो बोली है वो कौन सी यूज़ होती है, लिपि कौन सी यूज़ होती है, और व्याकरण का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। भाषा का जो चैप्टर है हम क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है उस हिसाब से क्या होता है, हमारी जो कठिनाइयाँ हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं मनुष्य भाषा के द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, वह इन्हें भी भाषा के द्वारा प्रकट करता है। मतलब जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, अपने विचारों के साथ उनको अपनी भाषा के थ्रू क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। एक सीमा तक संकेतों द्वारा मन के भाव समझाए जा सकते हैं। संकेतों मतलब आप इशारों में क्या कर सकते हो, अपनी बात को समझा सकते हो, किंतु संकेतों द्वारा सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। लेकिन आप सभी चीज़ों को आप संकेतों से नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए भाषा का जन्म हुआ, इसलिए भाषा यूज़ होने के लिए आई। अध्यापिका विद्यार्थियों को चुप रहने का संकेत कर रही है। चुप रहने के लिए क्या कर रही है, वो अपने लिप्स पर हाथ रख रही है और कह रही है कीप साइलेंस, राइट। कामना स्कूल असेंबली में भाषण दे रही हैं। अब कामना जो है वो स्कूल असेंबली में भाषण दे रही हैं, तो क्या है, ये एक भाषा का ही यूज़ कर रही हैं। विद्यार्थियों ने अध्यापिका का संकेत समझ लिया। अब विद्यार्थियों ने क्या किया, उन्होंने मुंह पे हाथ रखने के लिए कहा, तो उन्होंने बच्चों ने समझ लिया इस बात को कि वो हमें चुप करने के लिए कह रही हैं। वो चुप हो गए, किंतु कामना संकेत द्वारा भाषण नहीं दे सकती, क्योंकि वह कार्य भाषा द्वारा ही संभव है। अब जो कामना यहाँ पर क्या कर रही है, भाषण दे रही है, तो अगर वो कोई भी आप स्पीच दोगे तो वो आप अपने एक्शंस के साथ उसको नहीं समझा सकते जब तक आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं जो अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भाषा में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं, वाणी मुख से उच्चारित होना और अर्थ उस ध्वनि का सार्थक होना। अब देखो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है, आवाज़ को हम क्या कहते हैं, वाणी या फिर ध्वनि। ठीक है, अर्थ मतलब जो हम कह रहे हैं, जो हमारा सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमारे बोलने के में दो पार्ट्स आते हैं। जब हम कोई भी बात बोल रहे हैं, भाषा में दो पार्ट मेन है। एक तो वाणी, आपकी जो टोन है, आपके जो मुंह से आवाज़ निकल रही है उसकी टोन किस तरीके की है, ठीक है, आवाज़ कैसी है, और दूसरा उसका जो मीनिंग है वो प्रॉपर मीनिंग है या नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भावों और विचारों के आदान प्रदान का मतलब हम अपने थॉट्स को, अपने लैंग्वेज को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज भाषा। ठीक है, लैंग्वेज। सतीश ने रजिस्टर में लिखा कि कार्यालय में कूलर खरीदने के लिए 5,000 रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। उसने रजिस्टर अधिकारी को दिखाया। अधिकारी ने पढ़कर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या किया, उसने सिर्फ लिखा और उसने सिर्फ पढ़ा। अधिकारी ने सिर्फ पढ़ा और सतीश ने सिर्फ लिखा, तो यहाँ पर भी भाषा का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो दो तरह की भाषा होती हैं। एक होती है
लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। ठीक है, तो ध्रुव ने पिताजी को पत्र लिखा। पिताजी ने पत्र पढ़कर जाना कि ध्रुव को छात्रावास की फ़ीस के लिए 10,000 रुपये चाहिए। अब ध्रुव ने क्या करा, एक पत्र लिखा अपने फादर को। तो फादर ने जब उस लेटर को पढ़ा तो उन्होंने पता चला कि भाई उन्हें अपने हॉस्टल की फ़ीस चाहिए। अब जो लता मंगेशकर हैं, जो गीतकार हैं, वो श्रोताओं के सामने गीत गा रही हैं, तो श्रोताओं उन्हें सुनकर क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। जो उनकी ऑडियंस है वो उनको सुनकर क्या कर रही है, तालियां बजा रही है, क्लैपिंग कर रही है। जिस प्रकार भाषा द्वारा बोलकर और लिखकर मन के भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं, उसी प्रकार भाषा द्वारा सुनकर और पढ़कर मन के भाव भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर इसने कार्यालय में लिखा था, तो उसने पढ़कर उसने बता दिया भाई ठीक है कूलर की ज़रूरत है, तो उसने साइन कर दिए, आ जाएगा। यहाँ पर ध्रुव ने अपने पिताजी को बताया कि ठीक है, पत्र भेजा उसने कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, हॉस्टल की फ़ीस देनी है। तो उसके पापा समझ गए और उन्होंने क्या की, फ़ीस के लिए पैसे दे दिए। अब यहाँ पर जो लता मंगेशकर जी हैं, उन्होंने क्या किया कि श्रोताओं के सामने एक गाना गाया। अब लोग समझ गए और क्योंकि उनको लगा कि बहुत अच्छा गाना है तो उन्होंने तालियां बजाई। तो इस तरीके से क्या है, लोग हमारे मन के भावों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोग बोलकर समझ रहे हैं, कुछ लोग पढ़कर समझ रहे हैं, कुछ लोग लिखकर समझा रहे हैं अपनी बातों को। तो इस तरीके से क्या है, हम अपने मन के भावों को अब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं जो हम कह सकते हैं इन तरीक़ों से। अब भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। मतलब जब हम बोल रहे हैं, दिस इज़ नोन एज मौखिक भाषा। जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ये मौखिक भाषा है। लेकिन अगर मैं आपको एक एक चीज़ लिख कर बताऊँगी तो वो हो जाएगी लिखित भाषा। जैसे खाना बन गया है, खा लो, पति ने कहा, बस 5 मिनट प्रतीक्षा कर लें, पत्नी ने कहा। ठीक है, मतलब खाना बन गया है तो ले आओ, पति ने कहा। तो बीवी ने क्या कहा, भाई ठीक है अभी 5 मिनट वेट कर लो आप। तो पति पत्नी के बीच में क्या है, ये भाषा यूज़ हो रही है। वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, जो उनके थॉट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा श्रव्य दृश्य, ऑडियो, वीडियो, कैसेट्स या सीडी के रूप में इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। अब जैसे समय के अंतराल के साथ भाषा के मौखिक रूप परिवर्तन आ जाता है और वह लुप्त भी हो जाता है। अब देखो कई बार क्या होता है, एक तो हम बोलकर आपको समझा रहे हैं। अब अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें आप नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप एक तरीका है, डिजिटल वे में आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो मुझे। ठीक है, तो डिजिटलाइज्ड हो गया है अब सब कुछ। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। देन लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने बातों को समझाते हैं किसी को, तो वो क्या होती है, लिखित भाषा। जैसे कि आप इस बुक से पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरी बातों को भी सुन रहे हैं। ठीक है, होली हार्ट पब्लिक स्कूल द्वारा नीता बाली को दिया गया प्रमाण पत्र भाषा के लिखित रूप है। प्रकाशन विभाग द्वारा श्रीमती अनुपमा चंद्रा को दी गई रसीद भी भाषा का लिखित रूप है। जो दो चीज़ें जो दे रखी हैं, क्या है, लिखित रूप का आपको एक एग्जाम्पल दे के दिखाया है। लिखित भाषा स्थायी होती है। पुस्तकें, समाचार पत्र, दुकानों के सामने, दुकानों के नाम, पट्ट, अधिकारी, ये क्या है, सब लिखित भाषा। मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है, अच्छा ये है। जैसे आप किसी क्लोथ हाउस में आप घुस रहे हो, लाइन से एक क्लोथ हाउस है, लेकिन आपकी मम्मा ने कहा है नहीं आपको इसी शॉप पर जाना है और उसका नाम ये है। तो जब तक आप नाम नहीं पढ़ोगे तब तक उस शॉप के अंदर घुसोगे नहीं, क्योंकि आपकी मम्मा ने कहा है। तो वो क्या है, लिखित भाषा का यूज़ किया गया है कि आप उसको लिखित भाषा को पढ़ रहे हो और फिर उस शॉप के अंदर जा रहे हो। नाउ हिंदी भाषा, हिंदी क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है। ये भारत के कोने कोने में बोली जाती है और समझी जाती है। लेह लद्दाख, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों और क्षेत्रों के निवासी हिंदी का प्रयोग करते हैं। यह भारत की संपर्क भाषा है। कौन सी भाषा संपर्क भाषा है? हिंदी भाषा। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। भारत की पहचान हिंदी भाषा से है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा से क्या है, भारत की पहचान है। स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष हिंदी के माध्यम से ही हुआ। अब जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका जो संघर्ष था वो हिंदी के माध्यम से हुआ। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, वीर सावरकर, सरोजनी नायडू और भाई बाल मुकुंद छिब्बर जैसे स्वतंत्रता सेनानी हिंदी भाषी थे, परंतु इन्होंने हिंदी के माध्यम से जन जन में देश प्रेम की भावना जगाई।
उनका ये कहना है कि जितने भी लोग थे ये हिंदी भाषी थे, हिंदी नहीं बोल पाते थे, लेकिन क्या करा उन्होंने हिंदी के माध्यम से ही क्या किया, देश प्रेम में, देश के अंदर एक प्रेम की जो भावना थी वो फैलाई। उन्होंने इंग्लिश को प्रोत्साहित नहीं किया, उन्होंने हिंदी को ही प्रोत्साहित किया, जबकि उनको वो वाली लैंग्वेज आती भी नहीं थी। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो राजभाषा के रूप में किस टाइम स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देन हिंदी शासन के कामकाज की भाषा भी बन गई थी, मतलब अगर आपको कोई पेपर वर्क भी करना है तो वो हिंदी में ही होगा। तो इसलिए ये उस टाइम पे रूल आ गया था कि आपको जो पेपर वर्क करना है गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो किस में होगा? हिंदी में ही होगा। आज विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत में टेलीविज़न पर हिंदी के कार्यक्रम ही सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अब बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो हिंदी में आ गई हैं। व्यापार के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी के नामों का प्रयोग करती हैं, जैसे कि हिमाचल। हिंदी भारत की क्या है? पहचान है। हिंदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की राजभाषा है। तो आपको क्या करना है? आपको ये याद करना है कि कहाँ कहाँ की ये राजभाषा है, आपको ये पता होना चाहिए। अन्य भारतीय भाषा, भारत की इन भाषा को भी मान्यता दी गई है, जैसे कि हमारे देश में जो और भी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं उनको भी क्या दी गई है? मान्यता मिली है। जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ये क्या है? सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो इन सभी भाषाओं को भी क्या किया है? यहाँ पर इनको मान्यता दी गई है। उपभाषा और बोली, उपभाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, अब यहाँ पर ये देखने वाले हैं। अब भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वह अपने मूल क्षेत्र से बाहर तक फैल जाती है। विस्तृत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, और इसीलिए क्या है, ये अपने जो एरिया है उससे आगे तक रहती है। इसका जो साहित्य है वो बहुत लंबी क्या है? परंपरा होती है, बहुत लंबी परंपरा होती है। इसके किसी एक क्षेत्र में बोली और भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से भाषा, बोली और उपभाषा अपने आप में डिफरेंस रखती हैं। उपभाषा मतलब क्या होता है कि किसी भी एक सीमित क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया में बोलने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। जैसे कि लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, ये क्या है? ये उपभाषाओं के नाम हैं। परंतु इनका प्रयोग साहित्यिक रचना के लिए किया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? उपभाषा बन गई। भागलपुर और मुंगेर जिलों में अंगिका उपभाषा है, इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाया जाता है। इन क्षेत्रों की मुख्य भाषा हिंदी है। अब देखो, उपभाषा बेसिकली हम लोग बोलते नहीं हैं, ये उस पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए होती है, जैसे कि लघु कथा, कहानी के लिए, कविता के लिए कुछ जगहों पे बोली भी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी, बिल्कुल खारिज नहीं करूँगी इस बात को कि बिल्कुल बोली नहीं जाएगी। जैसे कि ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, तो हम इनका यूज़ जो है वो ज़्यादातर जो यूज़ है वो हम साहित्य को लिखने के लिए करते हैं, अपने लैंग्वेज को लिखने के लिए करते हैं। ये क्या करती है? एक खूबसूरती देती हैं किसी भी साहित्य को, तो इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं है। बोली जो है मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया की है, जो बहुत ही छोटा एरिया है वहाँ की है, ठीक है। इसमें कोई भी साहित्यिक रचना नहीं होती, मतलब जो हम बोली बोल रहे हैं उसमें कोई भी साहित्यिक रचना नहीं होगी। अब जैसे कि आप असम से बिलोंग करते हो और दिल्ली में आके रहने लगे हो, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? आपको असमिया भी आती है और हिंदी भी आती है, लेकिन आपकी हिंदी जो होगी ना वो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आपको प्रॉपर हिंदी नहीं आती होगी। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो बोली है वो असमिया है आपकी, ठीक है। तो वो एक आपके पर्टिकुलर एरिया में बोली जा रही है, सब जगह असमिया लैंग्वेज नहीं बोली जा रही है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। खड़ी बोली अब सीमित दायरे में नहीं बोली जाती। खड़ी बोले जो है वो सब एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं बोली जाती है। अब ये सबको पता है, खड़ी बोली सबके लिए यूज़ की जाती है और साहित्यिक रचनाओं में भी यूज़ होती है।
खड़ी बोली बहुत ही खड़ी होती है, जैसे कि क्या खा रहा है, क्या जा रहा है, चल यहाँ से, इस तरीके की जो लैंग्वेज होती है इसको हम खड़ी बोली बोलते हैं। और जब आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको खड़ी बोली का जो यूज़ है ना प्रॉपर वे में आपको समझ में आएगा। सरकारी कामकाज में इसे खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है। तो सरकारी कामकाज में भी क्या हो रहा है, खड़ी बोली का यूज़ हो रहा है कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, खड़ी बोली का जो यूज़ है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, दैट इज़ नोन एज खड़ी बोली। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो और क्या कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज खड़ी बोली। हिंदी और उसकी बोलियाँ, जैसे पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। देन पहाड़ी हिंदी में कुल्लुई, जिसको मंडियाली भी बोलते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। ये ना लैंग्वेजेस का नाम है जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। लिपि मीन्स स्क्रिप्ट, आपकी जो लिखने की तरीका है, स्क्रिप्ट है, वो किस तरीके से होनी चाहिए। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई। भाषा के ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। मतलब हम किस तरीके से हिंदी को लिख रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं मात्राओं का, चिन्हों का, उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जब हम भाषा की मौखिक ध्वनियों को, मौखिक मीन्स जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करते हैं मात्राओं द्वारा, चिन्हों द्वारा, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं सब जगह की, तो सबकी अलग अलग लिपि है। हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की फ़ारसी है, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली और कोंकणी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। आपको लिपि पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो डिजिटल ज़माना है। जब आप डिजिटल वे में आप कंप्यूटर पे लिखते हो तो आपको लिपि के द्वारा ही लिखना पड़ता है। आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ता है जाकर कि आपको जो लिखना है, वो जो टेक्स्ट फॉर्मेट होगा उसमें ये आप कौन सी उसमें लिखना चाहते हो। तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि देवनागरी में लिखना है और किस में लिखना है, फारसी में लिखना है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आप जो लिखोगे वो उसी में आएगा लिखा हुआ। तो भाषा के मानक रूप के लिए वर्तनी की एक रूपता आवश्यक होती है। मतलब अगर भाषा एक सही तरीके से लिखी जाए तो उसके लिए एक प्रॉपर लिपि होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा, लिपि और प्रयोग। भाषा है हिंदी, लिपि है देवनागरी। सदाचार जीवन का आभूषण है, मतलब आप किस तरीके से अपना बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वो उसी का क्या है, गहना है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सदाचार जीवनस्य आभूषण। तो आप क्या कर रहे हो, एक जो ये सेंटेंस है इसको हमने संस्कृत में लिखा, देन पंजाबी में लिखा, देन अंग्रेज़ी में, ठीक है। तो हमने आपको तरीका बताया कि जब आप यूज़ करते हो तो वो इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने बताया आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में जाके आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे आपने देवनागरी आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, हिंदी के लिए, तो वो इस तरीके से लिखा आएगा। लेकिन अगर आपने संस्कृत के लिए वही आपने यूज़ किया है देवनागरी, तो वो सदाचार जीवनस्य आभूषणम ऐसे लिखा आएगा। और अगर गुरुमुखी आप यूज़ करोगे तो वो पंजाबी के लिए यूज़ की जाती है, तो वो सदाचार जीवनदा जेवर ए ऐसे करके वो आएगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। व्याकरण, भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। बेसिकली व्याकरण के आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण की वजह से ही हम प्रॉपर वे में उसका शुद्ध रूप में बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं ये बुक रखी हुई है, हम ऐसे कहते हैं ना कि ये बुक यहाँ रखी हुई है, हम ये नहीं कहते ये बुक यहाँ रखा है, ठीक है, क्योंकि ये एक अशुद्ध सेंटेंस था जो मैंने बोला रखा है, यहाँ ये बुक यहाँ रखा है ना, ये अशुद्ध सेंटेंस था, पर इनकरेक्ट सेंटेंस था। करेक्ट सेंटेंस क्या है कि ये बुक यहाँ रखी है, ठीक है। तो जब हम हर चीज़ का, क्रिया का, संज्ञा का जब हम प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं, व्याकरण का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हुआ, ये व्याकरण यूज़ की जा रही है। तो ये क्या है, एक शुद्ध, एक प्रॉपर सेंटेंस का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी जो लैंग्वेज है उसको और ज़्यादा एनहांस करती है और हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको प्रॉपर वे में हमें बोलने में मदद करती है, ठीक है। जैसे चिड़िया पर पेड़ उड़कर बैठ गई, अगर ये हम बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई, तो ये सही सेंटेंस है।
हम काम कर रहा हूँ जो कि गलत है, मैं काम कर रहा हूँ या फिर हम काम कर रहे हैं। तो शुद्धता का जो आपको शुद्ध रूप जो दिखाता है वो होता है व्याकरण, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि हम क्या काम, मतलब हमें लिंग का यूज़ करना आ जाता है कि हम कहाँ पर कौन से लिंग को यूज़ करेंगे। प्रॉपर वे में हम कोई भी लैंग्वेज बोल पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामर एंड व्याकरण, ओके। तो वह शास्त्र जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, हम व्याकरण कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी उसमें मैं क्या करूँगी, आपको कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी वर्कशीट की, ठीक है। वर्कशीट आपको कराऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।